देखो, चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एएमटी बट एक्सक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ का टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है उसका चैप्टर है, और इंक्लूडिंग एएमटी। तो ये एएमटी वाला ही बात मेन होगा, बाकी टैक्सेशन कैलकुलेशन तो आप जानते हो भैया, 5 हेड ऑफ इनकम जोड़ो, स्लैब रेट लगाओ और कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटेशन ऑफ एएमटी, मेन बात होगा एएमटी करवाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो कैसे टोटल इनकम कैलकुलेट होता है सर, पांचों हेड ऑफ इनकम जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, जीटीआई डिडक्शन माइनस कीजिए, तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है बेटा, ऐसे डायरेक्ट माइनस कीजिए नहीं है। तो कैसे है सर, देखो हम यहाँ पे बताते हैं। हम 5 हेड ऑफ इनकम जोड़े, मेरा जीटीआई आ गया। अब इस 5 हेड ऑफ इनकम को हम 3 कैटेगरी में बांट दिए, 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शेयर मार्केट वाला खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। बाकी सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रहेगा, उस पर स्लैब रेट लगेगा। लेकिन शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% फ्लैट टैक्स है। दूसरा बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी अलग कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दोनों ही, चाहे शेयर मार्केट वाला 112 या फिर अदर। शेयर मार्केट वाला 112 में क्या लूँ मैं, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 1 लाख के ऊपर रिमेनिंग के ऊपर 10%, 10 और अदर पे 20। मतलब शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, शेयर मार्केट टाइप वाला, उस पर आपको सीधा सीधी 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 1 लाख के ऊपर 10%। और अदर इनकम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे गोल्ड बेचे, लैंड बेचे, फ्लैट बेचे, तो 20% टैक्स रिसीव। लॉटरी इनकम जिसको बोलते हैं, कैजुअल इनकम, उस पर फ्लैट 30% टैक्स है। हाँ, तो तुम एक चीज़ गौर करो बेटा, 5 एड में क्या आता था, सैलरी, आउट प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और पीजीवीपी। लिखने का जगह बना, और पीजीवीपी, ठीक है ना। तो इसमें कैपिटल गेन में से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 निकल गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा निकल गया, ये पूरा अलग कर दिए। तो पहले एक बार जीटीआई निकाल लो, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करो इस जीटीआई को तोड़ लो, इसमें से शेयर मार्केट वाला यहाँ कर लो। इसके अलावा ये अदर सोर्स में तुम्हारा कैजुअल इनकम भी तो आता है, लॉटरी इनकम, उसको भी अलग कर लो। अब जो बच गया उसको रिमेनिंग इनकम बोलते हैं। सर क्या बच गया इसमें, सर पीजीबीपी बच गया, सैलरी बच गया, आउट प्रॉपर्टी बच गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अदर देन 111 बच गया, और कैजुअल इनकम छोड़ के बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच गया। यही तो बचा इसमें, सैलरी, पीजीबीपी, सर इनकम फ्रॉम आउट प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 11A, ठीक है, और अदर सोर्स अदर देन कैजुअल इनकम, ठीक बात। तो अब इन पे देखो, यानी इस पे सर डायरेक्ट 15% टैक्स ले लिया, इस पे 1 लाख तक जीरो करके बाकी पे 10% टैक्स ले लिया है, और इस पे आप अदर इनकम पे 20% ले लिया, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, कैजुअल पे 30% ले लिए। अब ये जो बच गए इन पे क्या करेंगे सर, इन पे स्लैब रेट लगाएंगे, और वो जो डिडक्शन है ना वो भी इन्हीं से माइनस होगा। वो जो 80s वाला डिडक्शन है ना, वो इसी से माइनस होकर जो इनकम बचा उस पर स्लैब रेट लगाएंगे। बात समझ में आया। शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप एक टैक्स लगा दिए, लॉन्ग टर्म पे आप अपने हिसाब से टैक्स लगा दिए, कैजुअल इनकम पे अपने हिसाब से लगा दिए। अब जीटीआई पे जो बाकी इनकम बच गया उसमें से 80s का डिडक्शन माइनस कर लीजिए, अब जो बचा उस पर स्लैब रेट लगा दीजिए। यही कहानी, ये बात देखो यहाँ पे भी समझाया।
कि टोटल इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम को छोड़ के बाकी जो बच गया उस पर क्या लगेगा, स्लैब रेट ना। तो देखो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%। हाँ ठीक है, डिडक्शन होने के बाद, इसमें से डिडक्शन माइनस करने के बाद, ठीक है। अब जो बचा उस पर 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख में 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। हाँ, और कैजुअल इनकम पे तो सीधा सीधी टैक्स लगा देंगे 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 या 10, अगर शेयर मार्केट वाला है तो 10, अदर है तो 20, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लगा देंगे। मेरा आ गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब उसमें अगर ये मेरा सारा इनकम मिला के 5 लाख से कम था, सारा इनकम मिला के, मतलब जीटीआई, मेरा जीटीआई अगर 5 लाख से लेस है तो मेरे को रिबेट में मिलेगा। तब रिबेट माइनस करेंगे, रिबेट कितना होता है, टैक्स अमाउंट, मतलब पहले टैक्स को कैलकुलेट करके निकाल ले, अब रिबेट लेंगे। अगर मेरा जीटीआई 5 लाख से कम है तो टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is lower। और अगर सर आपका जीटीआई 5 लाख से ऊपर है तो ये रिबेट भूल जाइए। अब इस पर सरचार्ज ऐड कीजिए और एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कीजिए। सरचार्ज कब लगेगा, सर अगर 50 लाख से ऊपर कमाई है तो, वरना सरचार्ज भी नहीं लगेगा, सीधा सीधी 4% सेस लग जाएगा उस टैक्स के ऊपर, ठीक है। ये 50 लाख के ऊपर यहाँ दिया होगा, देखेंगे एक बार, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा, वो हर हाल में लगेगा, चाहे 50 लाख के नीचे इनकम हो चाहे ऊपर इनकम। रिलीफ लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, रिलीफ मिलता है वो माइनस कर लो। अब आपका जो टैक्स लायबिलिटी आया, अगर आपका कुछ एडवांस में टैक्स दिया हुआ है तो वो माइनस कर लो, कुछ टीडीएस कटा हुआ है तो वो माइनस कर लो। अब बैलेंस जो बचा है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर, ठीक है। तो ये तुम्हारा टैक्स का सिस्टम है। देखो यहाँ पे एक सम में दिया, मेरे को बोल रहा है डिटरमाइन द टैक्स पे मिस्टर रतन, जो कि एक हैंडीकैप है, उसका असेसमेंट ये 23-24 का टैक्स लाइबिलिटी निकाल के बता। वो सैलरी से कमाया 2,85,000, हैंडीकैप से वैसे कुछ नहीं है, सैलरी में उसको फ़ायदा मिलता है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो यहाँ पे नेट सैलरी मेरा 2,85,000, हाउस लेट आउट करके हम कमाया 4,000 रुपया, लॉटरी इनकम से कमाया हम 50,000 रुपया, टैक्सेबल बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है मेरा 50,000 रुपया का, LIC का प्रीमियम भरा है वो 10,000, मिस्टर सुनील डिपॉजिटेड LIC का एन्यूटी प्लान में भी डाला है 12,000, और मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया है 5,000। हैंडीकैप वाला में उसको 80U में छूट मिलेगा ना, जहाँ पे वो फायदा का देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब एक बात और, ये एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दिया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं बताए, तो यानी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, पूरा समझ करके। तो सैलरी का तो सीधा सीधी इनकम दे दिया, नेट सैलरी दे दिया, नेट मतलब वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और सब माइनस करके दे दिया, तो सीधा सीधी सैलरी को तो पूरा 5,000 लिख दी। लेकिन इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू बोला, ये एनुअल वैल्यू यानी तुमको क्या दे दिया है, NAV दे दिया, NAV कितना 60,000। तो तुम क्या करोगे, 60,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे ना, दो होता है ना, एक तो 30% ऑफ NAV, और एक होता है अगर कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो। क्या इंटरेस्ट तो बताया नहीं है, इंटरेस्ट तो बताया नहीं है तो होगा नहीं, सीधा सीधी खाली 30% माइनस करेंगे। तो देखो 60,000 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाला, उसमें 18,000 माइनस किया, 42,000 को टैक्सेबल रख दिया। बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी वो 50,000 कमाया, वो भी लिख लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी वो 50,000 कमाया, लॉटरी इनकम, वो भी लिख लिया, क्योंकि GTI तो निकालना पड़ेगा ना। तो GTI मेरा है 4,27,000, सर GTI 5 लाख से कम है, रिबेट का भी कहानी आएगा।
जोड़ेंगे पूरा, बात टैक्स बाद में निकालेंगे, पहले टोटल इनकम तो निकालो। हम भी तो आपको ऊपर यही सिखाया, पहले पांचों हेड जोड़ के जीटीआई निकाल लो, अब उसका ब्रेकअप बना बना के टैक्स निकालो। क्योंकि जीटीआई निकाले बिना तुम ये नहीं चेक कर पाओगे उसको रिबेट मिलेगा कि नहीं। तो ठीक है सर, अब टैक्स निकालना चालू कीजिए। पहले डिडक्शंस पे आ जाइए, उसको डिडक्शन भी कितना मिलेगा सर? एक तो उसको 80C का LIC का मिलेगा, LIC का एन्युटी प्लान में पैसा डाला 80CCC का मिलेगा, 80D का मिलेगा उसको मेडिकल इंश्योरेंस का। और यहाँ पे बताया नहीं ना वो सीवियरली हैंडीकैप है कि नॉन सीवियरली हैंडीकैप है। क्या मानेंगे? नॉन सीवियरली मानेंगे। तो नॉन सीवियरली में क्या था? 75,000 का छूट, और अगर सीवियरली होता तो 1,25,000 का छूट होता। तो देखो 80U में उसको नॉन सीवियरली मान के 75 का छूट ये भी दिला। तो एक बार तो क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया सर, उसका टोटल इनकम तो आप निकाल लिए, लेकिन टैक्स तो ऐसे लगता नहीं है सर। टैक्स में आपको क्या करना पड़ेगा सर? सर ये जो 4,27,000 का जीटीआई है इसको ब्रेकअप कीजिए। 80 का डिडक्शन माइनस करने के पहले, हाँ रिबेट मिलेगा, लेकिन पहले टैक्स तो निकालना पड़ेगा ना, फिर टैक्स अमाउंट और 12,500 विच लोअर का रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो सर इसको पहले 4,27,000 को बिफोर डिडक्शन जीटीआई को पहले ब्रेकअप कीजिए। तो सर जीटीआई का ब्रेकअप क्या है आपका? सर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कुछ? शॉर्ट टर्म एक एक करके याद करो पूरा आइटम, जब सम्स रिवाइज करते हो पूरा रूल्स याद करो ताकि वो एग्जाम में ब्रेन चले। सर सबसे पहले शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, वो नहीं दिया है सर, तो चलो वो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का भी और अदर भी, सर दोनों ही नहीं है। लेकिन सर कैजुअल इनकम है 50,000 का लॉटरी इनकम, तो 50,000 का कैजुअल इनकम 50,000। अच्छा ये 50,000 का लॉटरी इनकम जो टैक्स कट के आए कि बिना टैक्स कटे हुए आए? उस पर TDS कटा है कि नहीं कटा है? कुछ बोला नहीं है सर, कुछ बोला नहीं है, तो हम मानेंगे नहीं कटा, सीधा सीधे 50,000 पे 30% टैक्स लगा देंगे। 50,000 का 30%, 15,000 टैक्स तो यहीं आ गया। अब बचा और कितना इनकम? 4,27,000 में से 50,000 गया तो 3,77,000। अब इसमें से तुम 80 का डिडक्शन माइनस करो, तुम्हारा डिडक्शन था 1,02,000 का, है ना? 1,02,000 का डिडक्शन माइनस कर लो, 377 में 1,02,000 गया, 2,75,000 तुम्हारा ये रिमेनिंग इनकम। अब इस पर स्लैब लगाएंगे 2.5 लाख तक मिल, 2.5 से 5 यानी यहाँ, लेकिन 2.5 से 5 नहीं हो सके, 2.5 से 2,75 है, उस पर 5% टैक्स, 25,000 पे 5% टैक्स, 1,250, ये उसका टैक्स बन रहा है। तो सर उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है? और 1,250 जोड़ लो। हाँ। अब सर ये रिबेट का हकदार है क्योंकि इसका जीटीआई 5 लाख क्रॉस नहीं किया, तो रिबेट का रूल क्या बोलता है? टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever इज लोअर। तो सर 12,500 लोअर है ना, टैक्स अमाउंट आ रहा है 16,250 और 12,500 whichever इज लोअर, तो 12,500 इसमें से छूट ले लो, बाकी अमाउंट पे टैक्स दो। ये जो अमाउंट टैक्स देना इस पर 4% सेस लगा दो, 3,750 का 4%, 150 रुपया हो रहा है, तो 150 सेस जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 3,900। ये रुपया सरकार को जमा कर दो, ठीक है? ये देखो निकला ना? तो ये पूरा कहानी समझ में आया, कहानी घर घर की। बुक में क्या दिया हुआ? बुक में क्या किया? बुक में देखो क्या किया, 50,000 सीधा कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स लगा दिया। अब बाकी इनकम क्या बचा?
और ये लोग फिगर शो नहीं, हाँ ये लोग माइनस नहीं, ये लोग वैसे शो कर दिया ना बेटा, ये लोग टोटल इनकम निकाला था 325, 325 में 50 हटा लो, कितना बचा? 275 बचा ना। तो आपने वैसे निकाल लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले आराम से जीटीआई को ब्रेकअप कर लिए। आपने अपने ठीक किया, अपने करना चाहिए, यही तरीका है ठीक। ये ठीक है, तो लग रहा है बढ़िया होगा। हाँ, तो उसके बाद तो स्लैब वही क्या ना, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 275 5%, 12,500, तो टोटल आ गया 16,250। उसमें रिबेट मिल गया 12,500 का, टोटल आ गया 3,750। उस पर 4% सेस लग गया, टोटल आ गया 3,900। तरीका समझ में आ गया? तो 40 नंबर अब आप खुद करोगे घर पे, 40 करना, 41 करना, 42 करना, 43 करना। अच्छा खासा सम दिया है बेटा, बढ़िया प्रैक्टिस होगा। 4-5 सम्स करना मतलब बढ़िया प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब आता है नया चीज़, सर ये बीकॉम में भी कभी नहीं, ये तो बीकॉम में भी पढ़े थे, जो अभी आपने किए हैं सेमिस्टर 5 में अपने पढ़े थे, ठीक है सर। एग्जाम बीकॉम का एग्जाम को उतना उतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, 2-4 सम बना लिए होंगे, बट यहाँ लॉजिकली काम का बात थी। अब आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। ये 115 JC भी बोलते हैं इसके जैसी, 115 के जैसी। तो यहाँ पर देखो अमेंडमेंट वर्ड भी यूज किया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी आया रिसेंट टाइम में, मतलब बहुत काम का है तब तो, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम में कोई सेक्शन में चेंजेस आता है तो बहुत काम का होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल SSC who has claimed any deduction under 80H to 80 RRB, या फिर सेक्शन 10 का एग्जम्पशन इनकम उसका, या वो 35 AD में इनकम कैलकुलेट कर, कोई भी SSC अदर देन कंपनी अगर 80H से लेके 80 RRB का डिडक्शन क्लेम करे, मतलब वो नॉर्मल 80s वाला डिडक्शन नहीं, 80C D DDB U 80 TTA वो सब नहीं, या फिर सेक्शन 10AA। 10AA क्या होता है, सेक्शन 10 ऑलवेज एग्जम्प्टेड का सेक्शन होता है, अगर वो टैक्स में एग्जाम, मतलब वो मान रहा है कि उसका इनकम टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, या फिर 35 AD का, 35 AD क्या था याद है, PGPP पढ़ते वक्त पढ़े थे, हाँ स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ बोला था प्रोविजन आर नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल HUF और AOP भी, ये प्रोविजन इंडिविजुअल HUF AOP और BI पे नहीं है। नहीं एक मिनट, क्या बोलते, एक मिनट, हाँ ठीक बोला, ठीक बोला। ये पहले बोला ऑल SSC पे है अदर देन कंपनी, लेकिन ऑल SSC में तो फिर सर इंडिविजुअल आ गया, HUF आ गया, AOP आ गया, BOI आ गया, पार्टनरशिप आ गया। लेकिन बोला अगर कोई इंडिविजुअल HUF AOP BI, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसका 20 लाख से ज़्यादा इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उस पर AMT नहीं लगता, उसको AMT पे कहानी में नहीं आता। पहले तो ये समझो सर AMT है क्या, पढ़ेंगे अगले 5 मिनट में वही पढ़ना है, लेकिन AMT है क्या वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो AMT किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सर AMT कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ मैट एप्लीकेबल होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कंपनी पे क्या एप्लीकेबल होता है, मैट। तो सर कंपनी पे AMT एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सर दोनों तो एक ही जैसा लग रही है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, आप बस उल्टा दिया, नाम दो कर दिया, लेकिन उसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। फिलहाल ये समझिए, एक बार मैट को गोली मारो, फिलहाल ये समझे AMT कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और बाकी SSC भी अगर 20 लाख से कम का टोटल इनकम है तो उन पे एप्लीकेबल नहीं। लेकिन ये बाकी SSC में एक SSC गायब है, देखो पार्टनरशिप फॉर्म, ध्यान दिया देखो,
ऊपर बोल दिया कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और नीचे बोल दिया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसका टोटल इनकम 20 लाख से कम है, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन कहीं भी पार्टनरशिप नहीं बोला, यानी पार्टनरशिप अगर 20 लाख से कम भी बिजनेस इनकम हो तो भी उस पर भी एमटी एप्लीकेबल है। हाँ, तो यहाँ देखो क्या बोला, हाँ तो नहीं लिखा है तो मतलब वही हो गया ना बेटा। और देखो लिखा है यहाँ पे नीचे नोट में दिया है टैक्स पॉइंट पे, द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म और एलएलपी। मतलब ये एक्सेप्शन फर्म और एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है 20 लाख वाला, तो हो गया ना, मतलब इन पे एमटी एप्लीकेबल। तो सर अगर एक लाइन में याद कराइए तो एक लाइन में यही है बेटा, कंपनी पे और पार्टनरशिप छोड़ के, पार्टनरशिप एलएलपी को छोड़ के, कंपनी छोड़ के और पार्टनरशिप, कंपनी पे एमटी एप्लीकेबल ही नहीं है। अब जो बाकी बच गए उनमें पार्टनरशिप एलएलपी छोड़ के बाकियों का अगर टोटल इनकम 20 लाख से कम आ रहे हैं और 20 लाख से ऊपर आ रहा है तो एप्लीकेबल। ठीक है, हाँ वही लिखा है देखो, द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म और एलएलपी। This means that AMT is applicable on LLP or firm, even though adjusted total income does not exceed 20 lakh। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, तो अच्छा एक बात और, एक एक्सेप्शन रखा, ये 20 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है इन लोगों का, ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों का अगर 20 लाख से ऊपर इनकम एप्लीकेबल है तो इनके ऊपर एमटी एप्लीकेबल है। तो लेकिन अगर ये लोग 115 बीएससी वाला पार्ट एप्लीकेबल करता है तो फिर इन पे एमटी एप्लीकेबल नहीं है। 115 बीएससी क्या है सर, ये नया वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर नहीं आया है, न्यू टैक्स रिजीम, वो अगर ऑप्ट कर ले लो, मतलब तुम एक इंडिविजुअल हो और तुम्हारा, देखो एक बात सुनना पहले आराम से, अश्मिता एक इंडिविजुअल है, अश्मिता का इनकम अगर 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो उस पर एमटी एप्लीकेबल हो जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर अस्मिता नया वाला टैक्स स्ट्रक्चर अप्लाई करती है अपने लिए तो फिर उस पर एमटी एप्लीकेबल। तो अब अगर अब तक का पढ़ा हुआ पार्ट को समरी रिकैप मारे, सर कंपनी पे एमटी लगता ही नहीं है, बाकी जो बच गए उनमें पार्टनरशिप एलएलपी को छोड़ के अगर 20 लाख से ऊपर एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है तो उस पर एमटी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वो नया वाला सिस्टम अप्लाई कर ले तो उस पर एमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और पार्टनरशिप एलएलपी पे चाहे इनकम 20 लाख से कम हो या 20 लाख से ज़्यादा, एएमटी एप्लीकेबल है। क्लियर सर, अब ये एएमटी है क्या, एप्लीकेबल है पढ़ाए जा रहे हैं कब से, ये एएमटी बला क्या है, तो ये देखो एएमटी क्या बला, बोला पहले तुम कंप्यूट कर लो अपना रेगुलर इनकम एज पर योर टैक्स लायबिलिटी, सेस लगाने के पहले तक का पूरा टैक्स निकाल लो जैसे निकालते। ठीक है, अब एक बार एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो स्टेप 2 में। स्टेप 1 में क्या किया, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया आपने, सेस माइनस सेस लगाने के पहले तक का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। यानी ऊपर वाला क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, याद है वो 3600 हो जाए तो, हाँ रिबेट के बाद जो टैक्स फिगर आया था 3750 उस तक ले लो, लेकिन उसमें सेस ऐड मत करोगे। ठीक है, उसको लिख लिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालें। सर वो कैसे निकलता है, तुम्हारा टोटल इनकम निकला हुआ है, उसमें डिडक्शन वो 80s वाला माइनस कर लो, 35 एडी भी ऐड बैक कर लो, सॉरी एडजस्टेड जीटीए निकाले मतलब ऐड बैक कर लो, डिडक्शन जो भी तुम क्लेम किया है अगर 88 से लेके 80 आरआरबी तक वो ऐड कर लो, 35 एडी का कोई अगर है तो वो ऐड बैक कर लो, और अगर 88 से आरआरबी नहीं पड़ेगा, अभी वो बुक्स वाला क्यूबी वाला करेंगे, अभी सम्स करेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, 35 एडी वाला इनकम भी ऐड बैक कर लो अगर कोई डिडक्शन ली हो तो, और 10 डबल ए का कोई एग्जाम्पन ली हो तो वो भी ऐड बैक कर लो, तो आ गया एडजस्टेड टोटल। यहाँ तक ठीक है। अब इफ सी डी एंड इफ इज जीरो,
देन प्रोविजन इज, अगर ये बार इग्नोर मारो, इसको तो मतलब नहीं। अब अगर तुम्हारा ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है, अगर ये 20 लाख से ज़्यादा है तब एएमटी लगेगा ना। नीचे है तब तो एएमटी लगेगा ही नहीं, तब तो ऊपर वाला, तब तो जो तुम पहला स्टेप सॉल्व किया वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि तुम्हारा एडजस्टेड जीटीए 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो तुमको एएमटी लगेगा। सर ये एएमटी है क्या? बीइंग 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, हम अपने एडजस्टेड टोटल इनकम का ही जो है ना ऐड करके इसका 18.5% टैक्स कैलकुलेट करें। अब और जो नॉर्मल टैक्स निकाला था उसको भी लिखेंगे और ये 18.5% को भी लिखेंगे, और विच एवर इज हायर हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो एएमटी ये है सर कि आपका एडजस्टेड जीटीआई का 18.5% टैक्स लेंगे, या फिर अगर आपका जो नॉर्मल वो पहला स्टेप में है ना आंसर नॉर्मल टैक्स, दोनों में रेगुलर कंप्यूटेशन से जो आपका टैक्स आया और ये एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% निकाले, दोनों में से जो हायर है वो आपका टैक्सेबल होगा। अब उस पर सेस ऐड कर लो और आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा। अब आपका एक ही बात समझने के लिए बचा सर 80H से 80 आरआरबी क्या है, तो उसका बात करना और एएमटी खत्म। तो आप एएमटी में जो पहले बेसिक बात पढ़े वो क्या है कि सर नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए। अब आप ये 80H से 80 आरआरबी और 35 एडी और 10 AA इनका डिडक्शंस को ऐड बैक कर लीजिए, उस पर 18.5% कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपका रेगुलर इनकम ये 18.5% जो निकला है टैक्स, दोनों में जो हायर है उसमें से सेट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं। मतलब गवर्नमेंट तुमसे ज़्यादा टैक्स लेने का भी कोशिश कर। अच्छा यहाँ पे ये 18.5% में भी और कुछ कहानी भी बोला है। अगर तुम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर चलाते हो तो फिर ये 18.5 की जगह 9% हो जाएगा। अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हो, हाँ वो देखो वो एक्सेप्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहीं नहीं लिखा था बेटा, वो तो वेदर इनकॉर्पोरेट ये लोग रजिस्टर्ड है कि नहीं उसका बात बोला था। लेकिन कहीं पर भी देखो एलएलपी फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं बोला। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एएमटी कितना लगेगा? 15% और बाकी सब पे 18.5। ठीक है। अब अपना बचा वो 80H से 80 आरआरबी को एक बार देख। ये 80H से 80 आरआरबी जब भी बोल रहा है यहाँ पे अदर देन 80P बोल रहे हैं। हाँ तो ये एग्जाम में बता देगा 80H से 80 आरआरबी। 80P होता है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट, 80P में कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट मिलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला छूट को छोड़ के बाकी 80H से 80 आरआरबी। आरआरबी देखना वो साइंटिफिक वाला कुछ है शायद, ठीक ना, पेटेंट वाला कुछ है वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है एक बार छोड़ दो, एक बार यही याद हो कि उस पर सम करते हैं बेटा, पिक्चर समझ में आएगा उससे। तो देखो यहाँ पे एक सम दिया, टोटल इनकम दिया मिस्टर डब्ल्यू, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए एलएलपी है, बी एलएलपी है। अच्छा 2 एलएलपी है और 4 इंडिविजुअल आदमी है, 3। इनको तुमको पांचों आदमी का सम सॉल्व करने दिया। तुमको बोला ग्रॉस टोटल इनकम इनका पांचों का 15 लाख, 25 लाख, 27 लाख, 32 लाख, 8 लाख। 80C का डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलता है, एलएलपी को तो मिलता नहीं है। तो देखो एलएलपी में 1 लाख 1 लाख 1 लाख का छूट भी है। 80G का डिडक्शन तो सबको मिलता है, डोनेशन वाला। तो यहाँ बता रहा है 25,000 है, 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है, इसका नील है। 80IE का डिडक्शन है 7,75,000 का, इसका नील का, इसका 8 लाख का, इसका नील का, इसका 2 लाख। तो टोटल इनकम आ गया इनका निकल के 6 लाख, 23 लाख, 18 लाख, 31 लाख, 5 लाख। अब पहले रेगुलर टैक्स कैलकुलेट किया। रेगुलर टैक्स 6 लाख तक, 6 लाख है ना, तो पहला 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख यानी बाकी 2.5 लाख पर 5% यानी 12,500।
और बाकी बच गया 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो 20 और 12.5 रेगुलर टैक्स आया 32,500। वैसे इसका मिस्टर एक्स का निकाले 23 लाख पे, तो पहला 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% यानी 12.5। फिर 5 लाख पे 5 लाख से 10 लाख तक 20%, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। एक अमाउंट आ रहा है 12.5, एक अमाउंट आ रहा है 1 लाख, और फिर कितना बच गया? और 13 लाख। 13 लाख का 30%, 39,000। नहीं, 13 लाख का 39 नहीं, 13 लाख का 6% कितना है? 13 लाख का 39% आया। 3,90,000 30%। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट तो करेक्ट। 3,90,000, 3,90,000 प्लस 12.5 प्लस 1 लाख, 5,02,500। ये देखो इसका 5,02,500 आया। मिस्टर वाई का भी वैसे निकाले 18 लाख पे, तो वही 12.5 और 1 लाख तो कॉमन है, बाकी बचा हुआ 8 लाख पे 30%, यानी 2,40,000। 2,40,000, 3,40, 3,50, 3,52,500। लेकिन एलएलपी पे हमेशा क्या लगता है सर? 30% टैक्स। एलएलपी कंपनी इन पे, एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी इन पे सीधा 30% टैक्स। 31 लाख का 30%, इनमें स्लैब नहीं लगता बेटा एलएलपी पे। इनका 30%, 9,30,000। 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। ये निकाल लिए, तो ये बेसिक टैक्स निकाल लिए। अब क्या बोला? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है ना। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है सर? टोटल इनकम में हाँ, सारा डिडक्शन नहीं बेटा। 80 से 80 आरआरबी अपार्ट फ्रॉम 80 पी, 80 पी को छोड़ के। और इसके अलावा बोला है 35 एडी वाला भी और 10 डबल ए वाला भी, 10 डबल ए वाला भी और 35 एडी वाला भी। ठीक बात। 10 डबल ए क्या चीज का सेक्शन है? हम बता दें। हाँ, क्या चीज का एग्जाम्पशन है वो भी जानना है सर। अगर तुम कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रमोशन का काम कर रहे हो, to promote export and attract foreign investment, तुम अगर इंडिया में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ला रहे हो या एक्सपोर्ट अट्रैक्टेड बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट तुमको 10 डबल ए में एग्जाम्पशन मिल देता है। ठीक है, तो 10 डबल ए एक्सपोर्ट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने का छूट है। एक्सपोर्ट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने का छूट है 10 डबल ए। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। और सर हमको 88 से 80 आरआरबी का भी कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन हमको 80D का दिया हुआ। देखो क्वेश्चन यही है बेटा, यही सॉल्यूशन है आगे। तुमको जीटीआई दे दिया पांचों का, तुमको डिडक्शंस बता दिया क्या माइनस की है, टोटल इनकम तक तुमको सॉल्व करके दे दिया। अब तुमको आगे सॉल्व करने बोला। हाँ, तो एक बात देखो अब गौर करने लायक। सर इसका टोटल इनकम 6 लाख आ रहा है मिस्टर डब्ल्यू का, और आई का छूट क्या चीज के लिए मिलता है? वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए मिलता है छूट। वो 80Q टू आरआरबी में आई आता है। तो ये वाला को दोबारा ऐड कर दिया। देखो क्या किया, 6 लाख प्लस 775 कितना होता है? 1375, 7 6 13,75,000। बाकी में देखो कुछ है, बाकी में इसमें 23 लाख को 23 लाख ही लिखा। इसको भी देखो 80 आई का छूट मिल रहा है मिस्टर वाई को, इसका भी 18 प्लस 8 26 लाख कर दिया।
और LLP में ये 80 H2 80 RRB है। हाँ हम तुमको लिस्ट दे देंगे, हम तुमको लिस्ट दे देंगे, हम आज व्हाट्सएप पे लिस्ट डाल देंगे कि 80H से 80 RRB में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इनमें अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तुमको छूट दे रहा है, तो यहाँ पे तुम इनको दोबारा ऐड बैक कर लिए। LLP में तो ऐसा कुछ बोला नहीं, LLP पे तो सीधा सीधी लग जाएगा AMT। अपनी क्यों निकाल रहे हैं बेटा ये टोटल इनकम, ये चेक करने के लिए कि इससे AMT लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो लोग 20 लाख क्रॉस कर रहा है एडजस्टेड टोटल इनकम, उस पर AMT लगेगा, लेकिन LLP पे तो 20 लाख क्रॉस करे नहीं करे AMT लगेगा ही। और यहाँ भी देखो लास्ट वाला में LLP में तुम्हारा 5 लाख इनकम आ रहा है और 2 लाख का 80I वाला वो ऐड करके 7 लाख कर लिया। मतलब सब में वो 80IH से लेके RRB, 35AD और 10AA, अगर इनका कोई छूट है तो उसको वापस ऐड बैक कर लो 80 सब में, क्योंकि जो मैट AMT लगेगा बेटा, AMT तो तुम्हारा लगेगा एडजस्टेड GTI पे ना 18.5%। कर लिया ऐड, तो मिस्टर W का कितना इनकम आ रहा है ऐड करने के बाद 13,75,000 एडजस्टेड टोटल, तो इस पे लगेगा क्या AMT, नहीं लगेगा, 20 लाख के नीचे है सर। तो देखो इसको लीजिए 115 JC इज नॉट एप्लीकेबल। मिस्टर एक्स पे, मिस्टर एक्स का इनकम तो 23 लाख आ रहा है, क्यों नहीं लगा है इस पे भाई, यहाँ नोट में लिखा है, उनको देखते हैं नोट में क्या है। नोट तो कहाँ है, अगला टॉपिक, पहले वाला में नो लिख के 1 लिखा है, नो लिख के 1 नीचे लिखा होगा, the excess of other flow the regulation that flow of that is single or कैसे है? तो कुछ और चीज़ है। ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ये रहा नोट पे, पहले वाले पे इसलिए नहीं लगा कि 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा, ये देखो 115 JC में लिखा उसी के नीचे, और दूसरे वाले पे क्या लिखा है डिडक्शन, वो 80H से लेके 80 RRB का डिडक्शन क्लेम नहीं किया है ना, इसका तो ये नील था, इस पे भी AMT नहीं लगेगा, यानी AMT कब लगेगा, हाँ नहीं लगेगा, ठीक है, इस पे भी नहीं लगा, तीसरा वाला पे लगेगा, हाँ सर इसका 20 लाख पार भी कर रहा है और 80I का डिडक्शन भी है उसके पास, तो इस पे लगेगा, तो सर इस पे लगाइए, इसका एडजस्टेड GTI आ रहा है 26 लाख, 26 लाख का 18.5%, 4 लाख 81,000 इसका बन गया, और इसका कैजुअल टैक्स कितना बन रहा था, नॉर्मल टैक्स, रेगुलर टैक्स बन रहा था 3,52,000 है, 3,52,000 रेगुलर टैक्स, रेगुलर टैक्स 3,52,000, तो दोनों में विचेवर इज हायर, उसी पे टैक्स लग गया, उस पर एजुकेशन से 4% जोड़ा और 5,02,240 का इसको टैक्स देना पड़ा। LLP वाला पे ए नंबर LLP पे नहीं लगेगा, अगेन सेम रीजन, क्योंकि उसका कोई 80 से IP का कोई डिडक्शन, RRB तक का कोई डिडक्शन नहीं है 80H से लेके, इसको भी मैट नहीं लगेगा, इसको भी अपना रेगुलर टैक्स 9,30,000 जारी देना पड़ा, लेकिन इस 80 LLP पे
सर भले ही इनका इसका इनकम 20 लाख से कम है, लेकिन इस पे लगेगा ना, क्योंकि एलएलपी पे वो 20 लाख वाला लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका 7 लाख पे 18.5% लगा, 1,29,500 आएगा। 1,29,500 रेगुलर टैक्स आ रहा था 1.5 लाख, विचेवर इज हायर तो 1.5 लाख हायर है, तो 1.5 लाख पे 4% से 6,000 जुड़े और 1,56,000 टैक्स मिल गया। तब भी मिल जाए, तब भी पहले मैट लग एएमटी लगता। तीनों में से एक भी चीज एप्लीकेबल है, 35 एडी, तीनों में से एक ही चीज है, 35 एडी या 10 डबल ए या फिर 80 एच से 80 आरआरबी। कोई एक का डिडक्शन अगर वो क्लेम कर रहा है तो फिर उस पर एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला वाला को देखो ना, मिस्टर डब्ल्यू को, वो क्लेम भी कर रहा है 80 आई, लेकिन उसका इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं किया, इसलिए वो बच गई। तो एएमटी लगने का दो क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन, तुम कौन हो, एक मिनट, तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहले ये देखोगे तुम कौन हो। ठीक है, अगर तुम कंपनी होते तो तुम पे लगता ही नहीं एएमटी। हाँ, लेकिन कंपनी को छोड़ के कोई और हो, तो अगर तुम वो 3 में से एक डिडक्शन का छूट ले रहे हो या 20 लाख से ऊपर इनकम जा रहा है अदर देन एलएलपी, तो तुम्हारे लिए एएमटी लगेगा। और एलएलपी में एक ही कंडीशन है, अगर तुम वो 3 डिडक्शन वाला छूट ले रहे हो तो तुम पे एएमटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये था पूरा एएमटी का स्टोरी। अब आया न्यू टैक्स रिजीम, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम 115 बीएसी, ये खाली इंडिविजुअल और अचीव के लिए। नया टैक्स रिजीम क्या है सर? नया टैक्स रिजीम ये रहा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, देखो 2.5 लाख करके इनकम बढ़ाओ और 5% करके टैक्स बढ़ाओ। याद रखने का तरीका क्या हो रहा है, 2.5 लाख करके इनकम बढ़ रहा है और 5% करके टैक्स बढ़ रहा है। नया टैक्स रिजीम में ये, तो पहला 2.5 लाख तक मिला वो याद कर लो, और उसके बाद 2.5 लाख करके इनकम बढ़ाते जाओ और 5% करके टैक्स बढ़ाते जाओ। देखो पहले 2.5 लाख तक मिल, अब 2.5 से 5% टैक्स, 5 से 7.5, तो 2.5 लाख बढ़ा इनकम, टैक्स भी देखो 5% बढ़ गया, 10 होगी। 7.5 लाख से 10 लाख तो टैक्स हो गया 15%, 10 लाख से 12.5 लाख टैक्स हो गया 20%, 12.5 लाख से 15 लाख टैक्स हो गया 25% और 15 लाख के ऊपर हो गया 30%। ठीक बात। तो ये एग्जम्पशन लिमिट नहीं, ये सबके लिए, अपनी सीनियर सिटीजन हो तो भी हो, सबके लिए वही 2.5 लाख ही। सर लेकिन अगर हम ये इनकम, ये वाला टैक्स रिजीम फॉलो करने गए तो हमको ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेगा। मतलब हमको सैलरी में लीव ट्रेवल कंसेशन, एचआरए, स्पेशल अलाउंस का डिडक्शन, ये कोई भी छूट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, और सर आप 80s वाला डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, 80s चैप्टर 6A वाला डिडक्शन भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 80 CCD2 वो एनपीएस वाला, 80 JJA और 80 LA, ये 3 ही छूट क्लेम कर पाएंगे। ये 3 छूट के अलावा 80s वाला, वो 80C, D, मेडिकल इंश्योरेंस, DDB, एनआर तेना, उसे कोई छूट नहीं मिलेगा तुम्हें। चुपचाप ये स्लैब रेट अगर फॉलो कर, ये था आपका ये कहानी। अब एएमटी वाला बात तो पढ़ ही लिए थे ऊपर, 115 बीएससी में अगर फॉल करते हो तो तुम्हारे ऊपर एएमटी लागू नहीं हो। ठीक है, अब देखो लोग एक सम सॉल्व करके दिखाया, बोलो। अरे यही तो है नया वाला टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम।
मतलब नया वाला टैक्स रिजीम को अगर तुम फॉलो करते हो तो बस उसी पे टैक्स दे दो, एएमटी फेएमटी नहीं कैलकुलेट करने का। तो अब देखो एक बार ये लोग मिस्टर अखिल का पुराना टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके देखा और नया टैक्स रिजीम में भी करके देखा, देखो किसमें फ़ायदा मिला। तो पुराना टैक्स रिजीम में 2,26,000 का टैक्स आ रहा था, जबकि नया वाला टैक्स रिजीम में मतलब देखा जाए तो मिस्टर अखिल को 27,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, यहीं रुक रहे हैं। एच वगैरह पे जो हम तुमको बोला था, एच पे तो ज्ञानबाजी तो याद नहीं करने। एच का टैक्स लाइबिलिटी वाला बात पे आ जाता है। एच पे भी तो स्लैब रेट ही लगेगी ना। एक मिनट ऊपर आओ, बेटा करो ना खुद, नया वाला टैक्स स्लैब रेट लगा के पुराना टैक्स स्लैब रेट लगा के क्या किया है। बिजनेस इनकम बताया था 15 लाख, इनकम फ्रॉम सेविंग 12,000, पीपीएफ से 36,000 इन्वेस्ट किए और पीपीएफ में एक और 1.5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किए। पीपीएफ से इंटरेस्ट कमाया, पीपीएफ में इन्वेस्ट भी किए। तो बोल रहा है उसका दोनों टैक्स रिजीम से टैक्स कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे टैक्स बिजनेस इनकम 15 लाख, सेविंग अकाउंट से 12,500 कमाया, पीपीएफ से जो इंटरेस्ट कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगता, तो उसको एग्जाम कर दिया। तो जीटीआई तुम्हारा आ रहा है 15,12,000। तो दोनों ही टैक्स रिजीम में जीटीआई तो कोई चेंज नहीं हो सकता ना, दोनों टैक्स में खाली टैक्स का स्लैब बदला है। अब देखो इसको 80C का पीपीएफ का छूट मिला 1.5 लाख, 80 टीटीए का बैंक इंटरेस्ट का छूट मिला। ठीक है, 80 टीटीए में क्या रूल है, 10,000 तक का बैंक इंटरेस्ट पे छूट है आपको। ये बैंक इंटरेस्ट कितना कमाया है, 12,000, तो 10,000 तक का छूट मिल गया। 12, हाँ 10,000 तक का छूट है मैक्सिमम। और 1.5 लाख का उसको 80C में मिल गया, जो पीपीएफ में पैसा लगाया वो 1.5 लाख तक का छूट होता है 80C में। तो उसका इनकम कितना आ गया, 13,52,000। अब 13,52,000 पे वो नॉर्मल टैक्स रेट लगाया 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, 5 लाख से 10 लाख, 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। पहला 12,500, 1 लाख, और लास्ट स्लैब में कितना है 3,52,000 के 30% कितना होगा, तीनों को जोड़ो, 1,05,600, 1 लाख, तो 2,05,600 और 12,500, ये आ गया। इसको रिबेट मिलेगा नहीं क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहे, तो पूरा टैक्स 2,18,000 इसको देने, उस पर ये सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर लगते हैं। तो एजुकेशन सेस 4% लगाया तो 2,26,000 टैक्स है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में क्या होगा, सर इसको 80s का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा, इसका इनकम कितना हो गया 15,52,000 ही। अब 15,52,000 पे 2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 15%, है ना। 15 लाख कितना इनकम था उसका, 15 लाख, कितना था तो ये सर 15,12,000, तो 15,12,000 में 2.5 लाख मिल, 2.5 से 5, 5% यानी 12,500, 5 से 7.5, 10% यानी 2.5 लाख पे 10% कितना होगा 25,000, फिर 7.5 से 10 लाख तक कितना होगा 15%, हाँ तो 2.5 लाख का 15%, 37,500, और फिर 10 लाख से 12,500 तक, फिर 2.5 लाख का 20%, 50,000, और फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक,
कितना 25%, 2.5 लाख का 25% कितना होगा? 62,500 और लास्ट 15 लाख के ऊपर जितना भी उस पर 30%, 12,000 और ऊपर हो तो 12,000 का 30%। हाँ तो 3600 प्लस 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500। नहीं कुछ गलती, हाँ 1,91,000 ये आ गया। अब इस पर 4% सेस लगा दूँ तो 1,98,750 आ गया। तो दोनों वाला प्रोविजन से कैलकुलेट करके दिखा दिया। नहीं डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा इनकम क्या बोलते हैं, अगर मान लो 8-9 लाख है तो हो सकता है पुराना टैक्स रिजीम में डिडक्शन के कारण बहुत कम टैक्स हो जाए, क्योंकि नया वाला टैक्स रिजीम में बेटा 80s वाला डिडक्शन, डी वाला, डीडीबी वाला सब कुछ नहीं है, तो जिसमें तुमको ज़्यादा बेनिफिट हो वो ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आया HUF। तो HUF का मीनिंग बताया, वो सब पढ़ने का दरकार नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ HUF। इस पर सेम ही रूल लगेगा जो एक इंडिविजुअल का लगता है, ठीक है ना, मतलब स्लैब रेट वाला कहानी जो पूरा का पूरा। यहाँ रोकते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें है पॉलिटिकल पार्टी वगैरह है कुछ, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका बात अपने को करना है। ये होने के बाद इसमें अब है बड़ा कुछ नहीं, बस सम्स करना है छोटा छोटा। ये अलग अलग टाइप का बिजनेस होता है जो उन पे क्या टैक्स रेट है और क्या सम्स है। हाँ तो बस मोटा मोटी वी आर डन, क्योंकि HUF और अगर वो